तो सबसे डिफिकल्ट चैप्टर में मुझे जो लगता है वो है फंडामेंटल ऑफ रिस्क एंड रिटर्न। क्यों पता है? 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इतना कुछ है ना इसमें कि इनसे कोई जैसे परफेक्ट 5 आएंगे यहाँ, 5 6, और बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग क्रिएट करने वाला ये चैप्टर होता है। ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं हाईलाइट करूंगा उसको आप फोकस करिएगा। ठीक है। अब मैं डिफिकल्ट बोल रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि इसको छोड़ देना है। डिफिकल्ट मीन्स इन द सेंस थोड़ा समय ज्यादा लगेगा इस चैप्टर को प्रैक्टिस करने में या इस चैप्टर को समझने में। ठीक है, थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। और 5 नंबर, केवल 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो चैप्टर 11 है फंडामेंटल ऑफ रिस्क एंड रिटर्न। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है? रिटर्न ऑन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न, कॉन्सेप्ट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है। इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है? इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि अपन अपना कैपिटल पुट करते हैं, पुटिंग कैपिटल इन आइडेंटिफाइड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट टू अर्न रिटर्न। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है कि हम अपने पैसे को ऐसे आइडेंटिफाइड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में कर लगा रहे हैं जिसमें अपने को रिटर्न अच्छा मिले। तो रिटर्न, इन्वेस्टर को क्या एक्सपेक्ट है? दो चीजें। ठीक है, पहला टू अर्न अ रिटर्न, और सेकंड कैपिटल जो इन्वेस्ट किए हैं वो हमको गेट बैक होना चाहिए, रिटर्न यानी कि वापस मिल जाना चाहिए। ठीक है। सेफ्टी ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ पैरामीटर इवेल्युएटिंग अ इन्वेस्टमेंट इज अ रिटर्न दैट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड। ठीक है। द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नीड इज टू इवेल्युएट इन टर्म ऑफ लेवल ऑफ रिटर्न। ठीक है। वोलेटिलिटी कितनी है इन रिटर्न एंड नेचर ऑफ रिटर्न, पीरियोडिक और कैपिटल एप्रिसिएशन। ठीक है। द रिटर्न दैट इन्वेस्टमेंट जनरेट इन मनी टर्म इज नॉट करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स रिटर्न। ठीक है, मनी के टर्म में अपन नहीं बोल सकते इसको। ठीक है। द रिटर्न हैज टू सीन इन कंजक्शन विद द कैपिटल इन्वेस्टेड टू अर्न इट। देखो ये क्वेश्चन हमेशा आता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजी है। नेट प्रॉफिट कितना हुआ और आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया है इनटू 100। अगर किसी सिंगल पीरियड का रिटर्न देखना है तो जितना हायर होगा पोटेंशियल आरओआई उतना बेटर होता है इन्वेस्टर्स के लिए। ठीक है। एज अ डिसीजन टूल इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, लेकिन क्या होता है, वन हैज टू केयरफुल वाइल आरओआई नंबर फॉर दोज इन्वेस्टमेंट। क्या होता है, अपन देखते हैं अभी कि बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि प्रीवियस 5 ईयर का आरओआई देख लो, 10 ईयर का आरओआई देख लो इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड में। ठीक है, पास्ट रिटर्न के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि फ्यूचर में कितना रिटर्न मिल सकता है। ठीक है, पास्ट के रिटर्न के अकॉर्डिंग फ्यूचर का फ्यूचर का रिटर्न अपने को पता चलता है। ठीक है। एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन क्या रहती है कि हम क्या करते हैं, कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो क्या देखते हो आप? पास्ट रिटर्न कैसा है, 10% 20%, लेकिन वो गलत होता है। एजम्पशंस होते हैं कि हाँ मिल जाएगा रिटर्न। अब गोल्ड का रिटर्न कोई बोल देगा पास्ट 1 ईयर में इतना है, या फिर इक्विटी में, तो उसको भी अपने को एज अ एनालिस्ट देखना होता है। ठीक है। तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैन बी कैलकुलेटेड इन डिफरेंट वे। ठीक है। हेल्प द इन्वेस्टर डिसाइड इफ रिटर्न इज एडिक्वेट टू मीट देयर गोल। पहला क्या होता है, देखो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये चैप्टर, ये आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइजर में भी होगा ये चैप्टर। ठीक है। इन्वेस्टर डिसीजन इफ रिटर्न इज एडिक्वेट टू मीट देयर गोल, उनका गोल क्या है? इन्वेस्टर का एक गोल होता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, एंड टू कंपनसेट फॉर द रिस्क इन द इन्वेस्टमेंट, यानी कि जितना रिस्क ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनको रिटर्न जनरेट हो रहा है कि नहीं। ठीक है। हेल्प द इन्वेस्टर कंपेयर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न। हेल्प द इन्वेस्टर इवेल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट रिलेटिव टू बेंचमार्क। ठीक है। रिटर्न फ्रॉम अ इन्वेस्टमेंट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पीरियडिक पे आउट। रिटर्न कैसा होता है, या तो इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, या तो रेंट मिल रहा है।
इन द फॉर्म ऑफ एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, रिटर्न तीन टाइप से हो सकता है। और कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता है वो भी, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम पार्ट ऑफ रिटर्न टू द इन्वेस्टर यूज्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ द आरओआई। ठीक है, आपने चाहे उसको रियलाइज किया है कि नहीं किया है, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, पीरियोडिक इनकम में क्या होता है, मे बी नोन इन एडवांस, पीरियोडिक इनकम आपको पता होती है। ठीक है, जैसे इंटरेस्ट मिलने वाला है फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, और इट में चेंज फ्रॉम वन पीरियड टू नेक्स्ट इन इक्विटी डिविडेंड। ठीक है, इन सम इन्वेस्टमेंट गोल्ड एंड अदर कमोडिटी कोई पीरियोडिक रिटर्न नहीं मिलता है। गोल्ड और अदर कमोडिटीज में कोई रेंटल इनकम नहीं है। ठीक है, अदर कंपोनेंट ऑफ रिटर्न इज सम इन्वेस्टमेंट द गेन इन वैल्यू और कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, इन्वेस्टमेंट में मेक अ गेन और लॉस, इफ इट इज अ गेन देन इट एड टू द रिटर्न, इफ इट इज अ लॉस इट ईट इनटू द पीरियोडिक इनकम। ठीक है, आरओआई को कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, टोटल रिटर्न डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट। देखो ये जो है इसको अच्छे से देखना है ना अपने को। ये चैप्टर अपन एक दो दिन तीन दिन में भी खत्म करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये बहुत बढ़िया चैप्टर है। ठीक है, डिफिकल्ट है, थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बॉस। मजा आता है ये चैप्टर को पढ़ने में। ठीक है, आरओआई का क्या मतलब है, टोटल रिटर्न डिवाइडेड बाई टोटल कॉस्ट इनटू 100। ठीक है, टोटल कॉस्ट देखो, एक कंपनी है, एक इन्वेस्टर है, उसने परचेज किए 150 शेयर ऑफ कंपनी। ईच शेयर का कॉस्ट क्या है, 25। ठीक है, शेयर का कॉस्ट कितना है, 25 रुपया। और आपने पेड कितना किया कमीशन, ब्रोकर को 20 रुपए। ठीक है, शेयर जब 30 रुपए में आया तो आपने सेल कर दिया, फिर आपने फिर ब्रोकर दिया। ठीक है, इन्वेस्टर को रिसीव हुआ डिविडेंड 1 रुपीज जब तक उसने होल्ड किया था, तो टोटल कॉस्ट कितना आया, जब आपने बाय किया तो 150 इंटू 25 प्लस 20 रुपया जो है वो आपका लगा ब्रोकरी। ठीक है, ब्रोकर कमीशन। लेकिन यहाँ पे टैक्सेस अभी यहाँ नहीं जोड़ा है इस एग्जांपल में, तो कितना हुआ, 3770। टोटल रिटर्न कितना हुआ, डिविडेंड आपको 1 रुपया मिला यानी 150। ठीक है, और नंबर ऑफ शेयर इंटू प्राइस पर शेयर, तो कितने में आपने किया, 150 इंटू 30 में बेचा, और जो कमीशन फीस है वो माइनस हो जाती है यहाँ पे, तो 4480 रुपया आपको टोटल मिला। ठीक है, तो सिंपल रिटर्न कितना हो रहा है, 4480 प्लस 150 रुपया डिवाइडेड बाई 3770। ठीक है, तो कितना रिटर्न हो रहा है, 23%, 23%। ठीक है, सिंपल रिटर्न है, सिंगल रिटर्न, सिंपल रिटर्न। ठीक है, अब इसमें अपन ने कंप्यूटेशन डज नॉट टेक द पीरियड ओवर विद द रिटर्न वाज अर्न इनटू द कंसिडरेशन। ठीक है, 23% रिटर्न अर्न ओवर ईयर इज नॉट द सेम एज 23 ईयर रिटर्न अर्न ओवर अ लॉन्गर और शॉर्टर इन्वेस्टमेंट पीरियड। ठीक है, तो इसको एनुअलाइज रिटर्न के तौर पे देखा जाए तो कैसा अपन ने जनरेट किया, एनुअलाइज करना है तो देखो ये फॉर्मूला है, एनुअलाइज रिटर्न by dividing it by the number of month or day that investment was held and multiply it by 12 month या फिर 365 डेज। ठीक है, इन्वेस्टर ने कितने दिन के लिए हेल्ड किया था यहाँ पे, 15 मंथ के लिए। ठीक है, और रिटर्न कितना था, 23। तो 23 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 12, तो 18%, 18.4% इनका रिटर्न आ रहा है। ठीक है, देखो एनुअलाइज रिटर्न कैलकुलेशन जो ये यहाँ पे अपन ने किया, वहां पे डज नॉट टेक टाइम वैल्यू ऑफ मनी इनटू कंसिडरेशन, टाइम वैल्यू मनी को यहाँ पे अपन ने नहीं कंसीडर किया है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज द कॉन्सेप्ट दैट मनी हैज टू एबिलिटी टू बी इन्वेस्टेड टू अर्न मोर मनी। ठीक है, तो ये कैसे होता है, सीएजीआर, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। सीएजीआर से क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। सीएजीआर कैलकुलेशन इज द पीरियडिक रिटर्न रिसीव फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, और वो री इन्वेस्ट हुआ कि एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट हो। ठीक है, इट इज कैलकुलेटेड एज द टोटल रेट ऑफ रिटर्न विद द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट ग्रो टू द फाइनल इन्वेस्टमेंट वैल्यू। तो सीएजीआर का फॉर्मूला है ये, एंड वैल्यू डिवाइडेड बाई बिगिनिंग वैल्यू। ठीक है, पावर 1/n -1। एन क्या है, होल्डिंग पीरियड। ठीक है,
यहाँ पे 3,770 रुपया था। 1+r का पावर 5, 1+r का पावर 5, तो यहां से ये निकल गया 4227। ठीक है, 0.04, तो 4.2% एनुअल ग्रोथ रेट आया 5 ईयर के लिए, अगर 5 साल के लिए रिटर्न अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो। ठीक है, अब देखो CAGR ये सिंपल था। प्लीज नोट वी हैव इग्नोर द टाइम फैक्टर इन केस ऑफ डिविडेंड। ठीक है, वी रिसीव दिस डिविडेंड और वी कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ डिविडेंड एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ शेयर। ठीक है, लेकिन कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट अलाउ मेकिंग क्लियर इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द स्टॉक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे होल्डिंग पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज टू कंसिडरेशन लिया गया। ठीक है, CAGR इज द स्मूथ रेट ऑफ रिटर्न एट विच रिटर्न ग्रो टू द फाइनल वैल्यू ओवर द इन्वेस्टमेंट पीरियड। ठीक है, CAGR एक्सेप्टेड है, स्टैंडर्ड मेजर है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, और एक्सेप्ट इन केस ऑफ रिटर्न दैट इन्वॉल्व पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर। अब अगर मल्टीपल कैश फ्लो का देखना है CAGR, ठीक है, तो कैसे देखेंगे? XIRR के फॉर्मूला में कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये XIRR के कई बार क्वेश्चंस आते हैं। मैम क्वेश्चन आया था क्या यहां से XIRR का? नहीं सर, नहीं आया था। नहीं है। मेरे मैं नहीं जब नहीं, दिया था, मैं ऊपर जब दी। एक्चुअली जो फर्स्ट फॉर्मूला था ना, हाँ, CAGR। सिंपल वाला, ये जी सिंपल के भी ऊपर फर्स्ट आपने जो पढ़ाया था ना सर, हाँ 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 सिंपल रिटर्न के भी ऊपर हाँ परसेंटेज हाँ ऑफ रिटर्न वो आया हाँ था। हाँ हाँ हाँ। और मैंने कुछ गलती कर दिया, अभी कोई आपने बात नहीं। सिखाया तो ध्यान में आया। सर बहुत मुझे और एक हाँ क्वेश्चन था, सॉरी। हाँ जो हाँ सिंपल रिटर्न निकालते हैं ना हम लोग, वहाँ वहां पे एक वन आया है, -1, वो कहाँ से आया है? हाँ हाँ हाँ। क्या चीज? सर वो ऊपर देखो ना, सिंपल रिटर्न में एक -1, सिंपल रिटर्न, सिंपल रिटर्न। जे। हाँ, ये -1 कहाँ से आया सर? हाँ, ये अच्छा अच्छा राइट अच्छा राइट अच्छा राइट। अच्छा। फॉर्मूला तो इतना ही है ना सर? तो कितना? ये फॉर्मूला तो ये ना, टोटल मीन्स स्टार्ट ये स्टार्ट टोटल प्राइस कॉस्ट प्लस, कर है। हाँ, टोटल कॉस्ट प्लस टोटल रिटर्न हाँ डिवाइड हाँ। बाय टोटल रिटर्न इंटू डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट ना। तो ये हाँ, -1 कहाँ से आ गया, ये मेरा सवाल है, ये -1। -1 ये फॉर्मूले में ही है मैम। यहाँ पे क्या अच्छा वो हुआ है कि हाँ, वो फॉर्मूले में ही है। हाँ, ये देखिए सर, हाँ इधर हाँ है ना ऊपर फॉर्मूला, थोड़ा हाँ हाँ। थोड़ा नीचे की है सर, कहाँ पे थोड़ा है? नीचे और, ये ये देखिए इधर है ना। आर ओ हाँ आई देखिए। रिटर्न हाँ, ऑन ROE। इन्वेस्टमेंट, हाँ। और ये सिंपल रिटर्न है। अच्छा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है और ये सिंपल रिटर्न है। ठीक है, ये ओके। कंपाउंडेड रिटर्न है, इसलिए -1 किया गया है। वो फॉर्मूला ही एक बार अच्छा गूगल कर लीजिए एक बार, सिंपल अच्छा, रिटर्न। सिंपल रिटर्न हाँ में -1 हाँ आता है, चलो ओके। हाँ, -1। लेकिन ये जो -1 है, उसको करने के बाद जो ये 0.23 आ रहा है, ये 0.23 का को आपको देखना पड़ेगा। अगर ये पॉइंट हाँ, इंटू 100। 023 आया यानी कि 2.3% होगा, लेकिन यहाँ 0.23 है तो ये 23% होगा। ठीक है। हाँ, हाँ, इसको ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि कई बार क्वेश्चंस मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, हम्म। देखो मैं जब एग्जाम दिया था ना, इसलिए मैं पूछा कि XIRR का फॉर्मूले से क्वेश्चन आया था। नहीं, वो ठीक है। ऊपर वाला फर्स्ट फॉर्मूला है ना सर, हाँ, वो इजी इसी वाला आया इस था। बार दे दिया है, मीन्स आपका हाँ, पेपर इजी आया था था, फिर। लेकिन सर मैंने नहीं किया ना, चलो मैंने कोई गड़बड़ बात कर नहीं। दिया। इस बार कब है आपका एग्जाम का डेट क्या है? नहीं, अभी तक लिया नहीं, मैंने बोला पहले पूरा आपका खत्म हो नहीं जाए। नहीं 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 नहीं, कर ले लीजिए ये। 1-2 दिन में क्लास खत्म है, उसके बाद डेली अपन न्यूमेरिकल्स देखेंगे। और आप, मैं तीस बता रहा हूँ। तारीख का ले लेती हूँ तो 30 था। हाँ, ले लीजिए। और न्यूमेरिकल ठीक है बहुत सर। सारे करूंगा मैं। ट्रस्ट मी, ये क्लास अभी इतनी चलेगा आसानी से सर। खत्म नहीं होगी। क्योंकि न्यूमेरिकल्स में करके इतने करेंगे ना कि आराम से एक दिन किए, एक दिन रेस्ट, 2 दिन रेस्ट, फिर तीसरे दिन, इस टाइप से। आपको समय भी दूंगा कि न्यूमेरिकल्स को आप पढ़ो, ज्यादा कुछ नहीं आएगा यहाँ से, लेकिन चलेगा प्रैक्टिस सर, करना मैं है। तीस ठीक है। तारीख का
30 तारीख हाँ, का ले लेती हूँ तो भी 10 दिन, 10-12 10 दिन है। आराम से है, क्योंकि आपने जस्ट अभी एग्जाम दिया हुआ है ना, तो आप बहुत हम्म, आराम से निकाल लोगे, इसलिए मैंने आपको कहा था। ठीक है सर, मैं 30 तारीख का स्लॉट बुक कर लेती हूँ। ठीक है सर, हम्म डन। हम्म, हम्म, ठीक है। हाँ ओके सर, ओके, 30 तारीख का हाँ हाँ बुक कर हाँ लेती हूँ सर। हाँ हाँ हाँ। और देखो, सीएजीआर का फॉर्मूला जो है उसको आप इजीली सॉल्व नहीं कर पाओगे, लेकिन सीएजीआर अगर आया तो एक्सआईआरआर का फंक्शन होता है एक्सेल में। ठीक है, तो आपको केवल पुट करना है। ठीक है, इजीली निकल आएगा। ठीक है, जैसे ये दिया हुआ है, ये इसकी एनएबी दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे आप पुट करोगे तुरंत इसका आंसर आ जाता है। इसको मैं आप लोगों को करके दिखा दूंगा, एक्सआईआरआर कैसे निकालते हैं, इसको एक्सेल सीट में मैं करके दिखा दूंगा। ठीक है, या फिर अगर कोई यूट्यूब में अगर वीडियो है कोई एक्सआईआरआर का फॉर्मूला का, उसको मैं आपको भेज दूंगा। बहुत इजीली ये निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, और एक चीज मैं बता रहा हूँ कि एमएस एक्सेल नहीं आता है। ठीक है, एक्सेल सीट में आपके उधर आपको एमएस एक्सेल दे दिया तो अच्छी बात है। ऑफिस, क्या ऑफिस करके कुछ सॉफ्टवेयर है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन क्या है ना, बहुत इजीली बन जाता है, केवल आपको एक्सेल सीट में उसको पुट करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये इजीली बन जाता है। देखने में बहुत भयानक टाइप का क्वेश्चंस लगता है, प्रश्न लगता है ये। ठीक है, लेकिन बहुत इजीली बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है रिस्क इन इन्वेस्टमेंट। यहां से रिस्क क्या है, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, रिस्क एंड रिटर्न आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, रिस्क क्या है कि आप रिस्क एंड रिटर्न, आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें रिस्क इन्वॉल्व है। हायर रिस्क मीन्स आप हायर रिटर्न के लिए, हायर रिटर्न मीन्स हायर रिस्क ले रहे हो। ठीक है, रिस्क इन इन्वेस्टमेंट इज द वोलेटिलिटी एंड अनसर्टेनिटी इन रिटर्न एंड इन एक्सट्रीम केस द लॉस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है रिस्क में। ठीक है, और रिस्क इज अ इन्वेस्टमेंट इन वोलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी इन रिटर्न। ठीक है, अनसर्टेनिटी रिटर्न मिलेगा कि नहीं, या एक्सट्रीम केस में आपका कैपिटल भी पूरा स्वाहा हो सकता है, पैसे जा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो डीम टू बी रिस्की। ठीक है, अगर आप बोलते हो कि फिक्स डिपॉजिट में रिस्क नहीं है, लोअर रिस्क प्रोडक्ट है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, बैंक भी तो डिफॉल्ट कर सकता है ऑन इंटरेस्ट पेमेंट, या हो सकता है आपने कैपिटल एफडी की है वो भी आपको रिटर्न ना मिले। ठीक है, सही है कि नहीं। बैंक को डिफॉल्ट होते तो अपन ने नहीं देखा है, लेकिन ऐसा हो भी सकता है। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इज सीन एज रिस्की। ठीक है, द डिविडेंड इज अनसर्टेन एज टू इट्स लेवल व्हेन इट विल बी रिसीव एंड वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट अमाउंट सीन हायर फ्लक्चुएशन। यस, कोई क्वेश्चंस क्या? नो। ओके, तो इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू रिस्क, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ रिस्क में डिफर। हर जगह रिस्क होगा, नेचर कहीं हाई रिस्क होगा, कहीं लो रिस्क होगा। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इन्वेस्टर टू बी एबल टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिस्क। ठीक है, तो पहला जो है वो इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन भी एक रिस्क है, सबसे बड़ा रिस्क है इन्फ्लेशन, महंगाई। ठीक है, इन्फ्लेशन रिस्क रिप्रेजेंट द रिस्क दैट मनी रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट में बी वर्थलेस व्हेन एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। आप साल का 20% रिटर्न जनरेट कर रहे हो। ठीक है, लेकिन महंगाई दर भी 20% से ज्यादा है, तो आपका जो रिटर्न है वो वर्थलेस है। परचेसिंग पावर रिस्क भी कहा जाता है इसे। ठीक है, और ये रिस्क कब आता है, व्हेन अराइज फ्रॉम द डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कैश फ्लो ड्यू टू फॉलिंग परचेस प्राइस ऑफ द मनी। ठीक है, ओके, जैसे एक आशा नाम के हैं, उन्होंने, आशा ने इन्वेस्ट किया था लमसम इन बैंक फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, तो उनको 5,000 रुपया पर मंथ मिल जाए, जिससे उनका हाउस होल्ड का जो खर्चा है वो निकल जाए।
अब इन्फ्लेशन 10% बढ़ गया, तो अब क्या हुआ, इन जनरल राइज इन प्राइस ऑफ गुड बाई 10%। तो जो 5,000 रुपया उनको मिल रहा था वो ज्यादा इनफ नहीं रहा, अब उनको 5,500 की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो या तो आशा को अपना बजट और ज्यादा मैनेज करना पड़ेगा, या तो उनको अपने इन्वेस्टमेंट को रीएलोकेट करना पड़ेगा हायर कैश फ्लो में। ठीक है, और हर इन्वेस्टमेंट इन अ सेफ बैंक डिपॉजिट। बैंक डिपॉजिट में तो पैसा सेफ है, लेकिन इन्फ्लेशन के कारण उनकी परचेसिंग पावर कम हो गई। ठीक है, इन्फ्लेशन रिस्क जो होता है हाईएस्ट होता है फिक्स रिटर्न इंस्ट्रूमेंट में, जैसे बॉन्ड, फिक्स डिपॉजिट, डिबेंचर्स में। ठीक है, वेयर इन्वेस्टर आर पेड अ फिक्स पीरियोडिक इंटरेस्ट, और रिटर्न मिलता है प्रिंसिपल अमाउंट एट मेच्योरिटी। ठीक है, तो सपोज अब बॉन्ड पे अ कूपन ऑफ 8%, लेकिन इन्फ्लेशन है 7%, तो रियल रेट ऑफ रिटर्न कितना हुआ, 1%। ठीक है, आप समझिए ये बात को। अगर बॉन्ड दे रहा है 8%, इन्फ्लेशन है 7, तो 1% ही आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। हो सकता है टीडीएस के बाद वो भी ना बचे आपके पास। ठीक है, टीडीएस भी कटता है ना, आपको कूपन मिल रहा है लेकिन टीडीएस। अगर इन्फ्लेशन 9% हो गया, तो रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या हुआ, निगेटिव, इवन इफ देयर इज नो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। आपको पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट में कोई डिफॉल्ट नहीं हो रहा है, आपका प्रिंसिपल भी सेफ है, लेकिन आपका रियल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इरोडेड हो गया क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया। ठीक है, इन्फ्लेशन रिस्क सबसे कम होता है इक्विटी शेयर्स में। ठीक है, द प्राइस गोज अप एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फ्लेशन, ऑल एल्स हेल्ड कांस्टेंट बिजनेस विल सी इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, दस इज प्रॉफिट शुड गो अप इन नॉमिनल टर्म। ठीक है, तो एक केस, ये केस कभी कभी आता है, इसको देखिएगा, कि अ केस इन अ पॉइंट डिमॉन्स्ट्रेट हाइपर इन्फ्लेशन वेनेजुएला में। अभी शायद वेनेजुएला न्यूज में है, कोई बता सकता है क्यों है? आप लोग तो मार्केट से में एक्टिव हो, तो बताओ मेरे को, शायद वेनेजुएला अभी थोड़ा सा हाईलाइटेड है, अगर नहीं पता है तो थोड़ा पता कर। सर सर हाँ उनका भी यूएस ने ऑयल टैंकर पकड़ा है। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। ठीक है, तो एक समय इनके साथ स्थिति कब आई थी, 2016 में, जब उनका, वेरी गुड, आप बहुत एकदम सही बात बोले आप। तो हाई इन्फ्लेशन क्या हुआ था, 2016 में आया था, इन्फ्लेशन कितना था, 65,370%। प्राइस इंक्रीज कितना हुआ था, 654 गुना इन 2018। बॉन्ड इन्वेस्टर जो सफर किए, या तो डिफॉल्ट हो गए या तो उनका इन्वेस्टमेंट वर्थलेस हो गया। ठीक है, अब वेन्यूजुएला का जो स्टॉक एक्सचेंज है, वो स्टॉक मार्केट इंक्रीज हुआ था 1,000 टाइम। ठीक है, जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किए होंगे वो तो इन्फ्लेशन को बीट कर दिए होंगे 1,000 टाइम। अगर 1 रुपए की चीज 1,000 रुपए हो गई, ठीक है, महंगाई 1 रुपए से, 1 रुपए की चीज 653 गुना ही हुई थी, लेकिन इंडेक्स में क्या हुआ, 1,000 गुना हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो है, ये पॉइंट याद रखिएगा, इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क से क्वेश्चन आता है, कैसे आता है? इंटरेस्ट रेट रिस्क रिफर टू द रिस्क दैट बॉन्ड विल प्राइस विल फॉल। बॉन्ड प्राइस का फॉल होता है जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है। अभी यूएस में क्या हुआ, यूएसए का, यूएस में क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हुआ है, तो जाके देखना बॉन्ड प्राइस का क्या हुआ होगा। ठीक है, थोड़ा चार्ट में देखिएगा जाके। और बॉन्ड प्राइस इंक्रीज होता है जब इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन होता है। ये क्वेश्चन आता है कई बार, बॉन्ड प्राइस एंड इंटरेस्ट रेट है इनवर्स रिलेशन, दोनों का इनवर्स रिलेशन है, एक ऊपर जाएगा तो एक नीचे जाएगा। सर मुझे ठीक, आया था ये। आया था ना, आता है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट आप समझ गए इतने में। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन बिटवीन रेट एंड बॉन्ड प्राइस कैन बी, इंटरेस्ट रेट फॉल हो रहा है, आर एक्सपेक्टेड टू फॉल,
तो बॉन्ड प्राइस गोस अप। इंटरेस्ट रेट अगर गिरेगा बॉन्ड प्राइस ऊपर जाएगा, इंटरेस्ट रेट राइज होगा तो बॉन्ड प्राइस डिक्लाइन होगा। ठीक है। बॉन्ड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू वोलेटिलिटी ड्यू टू इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन। दिस रिस्क ऑल्सो एक्सटेंड टू द डेब्ट फंड विच प्राइमरली होल्ड डेब्ट असेट। ठीक है। अभी जापान का आने वाला है, जापान का देखना आजकल में कुछ आने वाला है कि उस वहां पे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने वाला है शायद। ठीक है। तो वहां उसको भी थोड़ा सा एक बार मार्केट को चेक करिएगा। ठीक है। नेक्स्ट होता है बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या होता है? इसको ऑपरेटिंग रिस्क भी बोलते हैं, यानी कि पूरी दुनिया बहुत अच्छा चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन तुम्हारा बिजनेस खराब चल रहा है। ठीक है। आप अच्छा नहीं कर पा रहे हो। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, एम्प्लॉय कॉस्ट, इंट्रोडक्शन पोजीशन ऑफ कॉम्पिटिटिंग प्रोडक्ट, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। नॉट ऑल बिजनेस आर अफेक्टेड बाय सेम रिस्क। ठीक है। होल्ड होल्डिंग अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इज अ इफिशिएंट वे टू डाइवर्सिफाई दिस रिस्क। तो बिजनेस रिस्क किसी एक कंपनी के ऊपर आ सकता है, सबके ऊपर नहीं आएगा। तो आपका अगर पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है तो आप इसे मिटिगेट या प्रिवेंट कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट होता है मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क यानी कि जाएंगे तो सब जाएंगे। ठीक है। ऑल असेट्स इन मार्केट। ठीक है। जैसे अभी क्या हुआ था, जो कोविड आया था उसमें क्या होता, मार्केट रिस्क। ठीक है। तो द प्राइस ऑफ asset respond to information that impact its intrinsic value. Example, increase in interest rate reduce the value of cash flow from the existing bond, therefore lead to fall in the price of bond. इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने से क्या होता है, बॉन्ड प्राइस का जो बॉन्ड का प्राइस है वो डिक्रीज हो जाता है। एप्रिसिएशन इन करेंसी रिड्यूस द अर्निंग एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी। करेंसी अगर एप्रिसिएट हो रही है तो क्या होता है, एक्सपेक्ट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो कंपनी है उसकी अर्निंग को रिड्यूस करेगा। ठीक है। मार्केट रिस्क से किस में अफेक्ट होता है? Market risk affect those investment where transaction happen at current application price, such as equity, bond, gold, real estate, among others. Invest such as deposit or small saving scheme are not marketable security, investment get predefined upon or maturity. ठीक है। तो मार्केट रिस्क या सिस्टमेटिक रिस्क जो होता है वो उसे बीटा से मेजर करते हैं, ये क्वेश्चन आता है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है। क्रेडिट रिस्क, डिफॉल्ट कर गए आप। क्रेडिट रिस्क या डिफॉल्ट रिस्क रिफर टू द पॉसिबिलिटी कि कोई पर्टिकुलर बॉन्ड इशूअर था, वो ना आपको इंटरेस्ट पेड कर पाया ना आपको प्रिंसिपल रीपेमेंट किया। ठीक है। डेब्ट इंस्ट्रूमेंट आर सब्जेक्ट टू डिफॉल्ट रिस्क एज दे हैव प्री कमिटेड पे आउट। एबिलिटी ऑफ इशूअर ऑफ द डेब्ट इंस्ट्रूमेंट टू सर्विस द डेब्ट में चेंज ओवर टाइम एंड क्रिएट डिफॉल्ट। या तो इंटेंशनली डिफॉल्ट कर गए या तो उनके पास पैसे ही नहीं बचे। लेकिन गवर्नमेंट कभी डिफॉल्ट नहीं करती। ठीक है। क्योंकि वो बोरो कर लेती है, एसोसिएट विद देयर लोकल करेंसी बोरो। ठीक है। गवर्नमेंट के पास एबिलिटी होती है कि राइज देयर फंड टू पे ऑफ इट्स डोमेस्टिक करेंसी डेब्ट थ्रू द टैक्सेशन और प्रिंटिंग मोर मनी। गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होगी तो क्या करेगा, टैक्स बढ़ा देगा, प्रिंट ज्यादा पैसे प्रिंट करेंगे, बोरोइंग कर लेंगे। ठीक है। लेकिन जितने अदर बोरोवर हैं उनके पास क्रेडिट रिस्क होता है। क्रेडिट रिस्क प्रोवाइड किया जाता है, क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड की जाती है। कभी भी आप किसी भी बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्रेडिट रेटिंग हमेशा अल्फा न्यूमेरिकल सिंबल होता है। ठीक है। सेबी ने स्टैंडर्ड किया सिंबल यूज फॉर क्रेडिट रेटिंग, जैसे ट्रिपल ए वन हाईएस्ट डिग्री और डी मीन्स डिफॉल्ट। ठीक है। तो ये क्रेडिट रेटिंग होती है, इसको अगर आप डिटेल में समझोगे तो शॉर्ट टर्म जो लॉन्ग टर्म वाले होते हैं उनको ट्रिपल ए, डबल ए, ट्रिप बी, डी ये सब मिलता है, लेकिन जो लॉन्ग शॉर्ट टर्म वाले रहते हैं ना उनको A1 B1 इस टाइप से मिलता है। ठीक है। तो
यस। हाँ, क्रिसिल है, बहुत सारी कंपनीज है। मूडी है। मूडी मूडी। ठीक है, मूडी भी देता है। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज है। नेक्स्ट होता है लिक्विडिटी रिस्क। आपका इन्वेस्टमेंट इसलिए खतरे में है कि क्योंकि आपके पास लिक्विडिटी नहीं है। सबसे कम लिक्विडिटी होती है रिटेल से, वो रियल एस्टेट में। ठीक है, आप सेल करना चाह रहे हो लेकिन आपको इन्वेस्टर ही नहीं मिल रहा है, या आप बाय करना चाह रहे हो तो भी नहीं मिल रहा है। क्या हो रहा है कि आप सेल करना चाह रहे हो तो आप उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे सेल कर पा रहे हो। ठीक है, और आपको कॉस्ट भी ज्यादा लग रहा है। तो आपको ओवरऑल इफेक्ट पड़ रहा है रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो अपने देश में है वो लिक्विड नहीं है, स्पेशली फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। ठीक है, अगर इन्वेस्टर चाहता है कि उसको मैं सेल करूं तो आपको बायर नहीं मिलेंगे। ठीक है, इवन दे अगर बायर मिल भी जाते हैं तो लो, ड्यू टू लोअर लिक्विडिटी, लैक ऑफ लिक्विडिटी, आपको प्राइस वो नहीं मिलेगा। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जो गोल्ड बॉन्ड आया था। ठीक है, जिसका एक्सपायरी था 2025 का। ठीक है, 17 जुलाई 2020 में स्टार्ट हुआ था। तो इसका बीड एंड आस्क प्राइस में डिफरेंस कितना था? 80 रुपए का, अराउंड 2%। ठीक है, और क्वांटिटी भी जो अवेलेबल थी वो बहुत कम थी। ठीक है, और ये रियल प्रैक्टिकल एग्जांपल है, ये गवर्नमेंट की बुक है ना, कोई गलत नहीं बोलेगा ये। तो देखो यहाँ पे बिड एंड आस्क प्राइस में जो डिफरेंस है, और क्वांटिटी भी देख लो कितनी कम है। तो आपको तो 2% एक्स्ट्रा यहीं पे देना पड़ रहा है। बाकी रिटर्न आप क्या जनरेट करोगे भगवान जाने, लेकिन आज के डेट में गोल्ड के बॉन्ड में लोगों ने बहुत पैसे बनाए हैं। ठीक है। नेक्स्ट होता है कॉल रिस्क। Call risk is specific to bond issue. Refer to possibility that debt security will be called prior to its maturity. वापस बुला लिया जाएगा। कॉल रिस्क यूजली गोज बियॉन्ड इन हैंड ऑफ विथ री इन्वेस्टमेंट रिस्क। कॉल रिस्क इज मोस्ट प्रिविलेंट व्हेन इंटरेस्ट रेट आर फॉलिंग। इंटरेस्ट रेट जब डिक्लाइन होता है तो कंपनी क्या करती है, ज्यादा पैसे सेव करने के लिए जो उन्होंने बॉन्ड इशू किए थे उसको वापस बुला लेती है, क्योंकि उसमें हायर कूपन था, और उसको रिप्लेस कर देती है विद इशू विथ लोअर इंटरेस्ट रेट बॉन्ड्स। ठीक है, ये कॉल रिस्क होता है। लेकिन इन्वेस्टर के साथ क्या होता है कि अब उसको कहाँ पे वो री इन्वेस्टमेंट करे। अगर आपने कॉलेबल बॉन्ड लिया है, ठीक है, तो कभी भी उसको रिडीम कर लेंगे, और रिडीम के बाद आप उस पैसे को कहाँ इन्वेस्टमेंट करोगे? तो वो री इन्वेस्टमेंट रिस्क होता है। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो री इन्वेस्टमेंट रिस्क रिड्यूस होता है। इंटरेस्ट रेट फॉल होता है तो री इन्वेस्टमेंट रिस्क इंक्रीज होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। फिर होता है पॉलिटिकल रिस्क। आपके गवर्नमेंट कैसा है, कैसी है, अनफेवरेबल गवर्नमेंट एक्शन तो नहीं है, नेशनलाइजेशन, चेंज इन टैक्स स्ट्रक्चर, लाइसेंसिंग, ये सब पॉलिटिकल रिस्क आते हैं। गवर्नमेंट हैज द पावर टू चेंज लॉ अफेक्टिंग बिजनेस एंड सिक्योरिटी। तो जितनी भी बिजनेस है वो उसमें पॉलिटिकल रिस्क होता है। ठीक है। फिर कंट्री रिस्क होता है, पूरी कंट्री एज अ कंट्री होल्ड। ठीक है, अगर कम अगर कोई कंट्री अपने फिनेंशियल कमिटमेंट को ऑनर नहीं करती है तो भी वो रिस्क होता है, या कंपनी डिफॉल्ट कर गई ऑब्लिगेशन करने में, तो वो क्या होता है कि दूसरी कंट्रीज को भी अफेक्ट करता है। ठीक है, कंट्री रिस्क अप्लाई होता है ऑल सिक्योरिटी, ऑल टाइप ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, इन अ कंट्री, एक कंट्री डिफॉल्ट करती है उसका इफेक्ट पूरी दुनिया में पड़ता है। रिस्क इन इन्वेस्टमेंट कैटेगराइज सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक रिस्क जो होता है उसका इम्पैक्ट पूरे इन्वेस्टमेंट कैटेगरीज में पड़ता है। इसको अनडाइवर्सिफिएबल रिस्क भी बोलते हैं। डाइवर्सिफाइड करके आप अनसिस्टमेटिक रिस्क को नहीं प्रिवेंट कर सकते। ठीक है, सिस्टमेटिक रिस्क जो होता है वो कॉस्ट बाई ड्यू टू फैक्टर दैट में अफेक्ट द चेंज इकोनॉमी एज अ होल, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, एक्सटर्नल फैक्टर, वॉर एंड नेचुरल कॉलिटीज, इन्फ्लेशन रिस्क, एक्सचेंज आर
इन्फ्लेशन, एक्सचेंज रेट, इंटरेस्ट रेट, री इन्वेस्टमेंट रिस्क आर सिस्टमेटिक रिस्क। अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है? इज द रिस्क स्पेसिफिक टू इंडिविजुअल सिक्योरिटी और स्मॉल क्लास ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये डाइवर्सिफाइड करके आप इससे बच सकते हो। ठीक है। क्रेडिट रिस्क, बिजनेस रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है। तो इस बॉक्स को याद करिएगा। ठीक है। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट है कंपोनेंट ऑफ सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क दोनों होता है। कई बार क्वेश्चंस आते हैं जैसे कोई केस दे देगा, उसमें बोलेगा कि इसमें कौन सा रिस्क है और इसमें कौन सा रिस्क है। तो आपको पता होना चाहिए, केस स्टडी पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए कि भैया ये केस में कौन से रिस्क की बात कर रहे हैं। जैसे अजय ने इन्वेस्ट किया था इक्विटी शेयर्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, क्योंकि उसको बिलीव था कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा ग्रो करेगा, कंपनीज स्ट्रॉन्ग टेक्निकल और मैनेजर कैपेबिलिटी थी। अजय ने इन्वेस्टमेंट किया था। ठीक है। अजय का इन्वेस्टमेंट है बिजनेस रिस्क और मार्केट रिस्क। बिजनेस रिस्क को वो क्या कर सकते हैं, डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं, डिफरेंट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक स्लो डाउन, ठीक है, अगर मार्केट रिस्क उसमें आता है तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑल कंपनीज की डाउन होगी। ठीक है। तो मार्केट रिस्क को डाइवर्सिफाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। असीमा जो चाहते हैं इन्वेस्ट करना बॉन्ड में। ठीक है, तो बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रिस्क होता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है। ठीक है। क्रेडिट रिस्क को रिड्यूस कर सकते हो कि आप हाईली रेटेड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर इंटरेस्ट रेट राइज हुआ तो बॉन्ड का प्राइस डिक्लाइन होगा। ठीक है। और वो सभी बॉन्ड्स में कॉमनली होगा। ठीक है, इंटरेस्ट रेट रिस्क। ठीक है। तो इसको थोड़ा समझिएगा, कल की क्लास में